हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में आपका स्टूडेंट ये जो टॉपिक्स हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इतना कंटेंट को यदि रेडी कर लोगे स्टूडेंट तो 2 नंबर या 3 नंबर आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। चलो स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट डिवाइस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, 2 या 3 नंबर का प्रॉब्लम आएगा, तो आपको जितना चीज़ आज बताएंगे सभी को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाना है और बार बार रिविजन करना है। तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 नंबर का प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलो स्टूडेंट, ये मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये आपका क्या है, एसएससी जेई और जेएसएससी जेई दोनों में आपका क्या है, आपका दोनों में क्या है, इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई हो चाहे आपका जेएसएससी जेई हो, दोनों के लिए क्या आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में आपको क्या करना है, इतना सारा चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि आप याद रख पाओगे तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको पहला जो कंटेंट रेडी करना है वो आपका है मेजरमेंट ऑफ आर, एल एंड सी। आप रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर का मेजरमेंट कैसे करोगे वो आपको क्या करना है, जानकारी लेना है कि मेजरमेंट ऑफ आर, एल एंड सी ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहां से आपका प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है स्टूडेंट, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस से भी आपका प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आपका है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आपका सीआरओ। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपका क्या है स्टूडेंट, 5 गो टॉपिक है। 5 गो टॉपिक्स में से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ आर, एल एंड सी। आर और एल और सी को आप मेजरमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आर एल सी मेजरमेंट में स्टूडेंट हम बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ए का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब देखो, रेजिस्टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। एक होता है आपका लो रेजिस्टेंस, एक होता है आपका मीडियम रेजिस्टेंस, एक आपका होता है हाई रेजिस्टेंस। यदि आपको लो रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस, जिससे हम लोग क्या करेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और एक होता है हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसको हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि वो आपका हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है या नहीं है। तो स्टूडेंट, आपका लो रेजिस्टेंस वैल्यू, किस रेंज के रेजिस्टेंस को हम लोग लो रेजिस्टेंस बोलेंगे, तो जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, लो रेजिस्टेंस बोलेंगे। जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में रहेगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 किलो ओम से ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको मेजर करेंगे, वो आपको कैटेगरी जानना है कि इस रेंज का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, इस रेंज का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। चलो स्टूडेंट, आगे क्यों चलते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस वैल्यू का रेंज क्या होता है, तो आपको बोलना है 1 ओम से क्या होगा, कम होगा। मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज क्या होता है, तो आपको बोलना है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक क्या होगा, मीडियम रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेंज होगा। और आपसे पूछेगा कि हाई रेजिस्टेंस का रेंज क्या होगा, तो आपको बोलना है 100 किलो ओम से यदि किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू बोलेंगे। चलो स्टूडेंट, आगे की ओर चलते हैं। आपको ये बता चुके हैं कि लो रेजिस्टेंस का वैल्यू का जो रेंज होगा वो आपका क्या होगा, 1 ओम से क्या होगा, कम होगा। मीडियम रेजिस्टेंस का जो रेंज होगा 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होगा। और हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो 100 किलो ओम से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए स्टूडेंट, आगे क्यों चलते हैं। हम अब देखते हैं कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो पोटेंशियोमीटर जो मेथड है उसको हम लोग यूज करेंगे लो रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए। और एक मेथड होता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। इसका मतलब स्टूडेंट, आपका एग्जाम में पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप किस मेथड का यूज करोगे, तो आपको बोलना पोटेंशियोमीटर मेथड या तो बोलना है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। आपको याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड को आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा केल्विन डबल ब्रिज मेथड से आप किस रेंज का रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, तो आपको बोलना है लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं
पोटेंशियोमीटर और केल्विन डबल ब्रिज मेथड से। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट को क्या करना, याद रखना। चलो स्टूडेंट आगे क्यों चलते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होता है। इस तरह का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपका कौन कौन सा मेथड यूज होगा, तो आपको पहला मेथड याद रखना, वोल्टमीटर आमीटर मेथड जो होता है वो आपका मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक होता है ओम मीटर मेथड, एक होता है कैरी फोस्टे ब्रिज होता है, एक होता है स्लाइड वायर ब्रिज। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप किस किस मेथड का यूज करोगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। एक होता है आपका वोल्टमीटर आमीटर मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, एक होता है ओमीटर मेथड, एक होता है कैरी फोस्टे ब्रिज मेथड, और एक क्या होता है स्लाइड वायर ब्रिज मेथड। इसका मतलब ये सारा ऑप्शन यदि दिया जाएगा तो इस तरह का मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से आप किस रेंज का रेजिस्टेंस को मेजर कर पाओगे, तो आपको बोलना मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करेंगे, वोल्टमीटर आमीटर मेथड का यूज करेंगे, कैरी फोस्टे मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, स्लाइड वायर का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये सब जो मेथड है वो मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज को क्या करना है, याद रखना है। कोई भी एक ऑप्शन दिया जाएगा उसी में आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। चलो स्टूडेंट अब आपको बताते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किस किस मेथड का यूज करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि लॉस ऑफ चार्ज मेथड से आप किस रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर कर सकते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। एक होता है मेगर, एक होता है मेगा ओम मेथड। इसका मतलब जो चार मेथड है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक होता है आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड, एक होता है डिफ्लेक्शन मेथड, एक होता है मेगर, और एक होता है मेगा ओम मेथड। इसका मतलब चार मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन रहेगा कि मेगर का क्या काम है, तो आपको बोलना है हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। इसका मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस का भी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। इसका मतलब मेगर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करेंगे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को। इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस जो वैल्यू होगा वो कितने वैल्यू होगा, वो 100 किलो ओम से क्या होगा, ज्यादा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू बोलेंगे। तो यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है, याद रखना है। रेजिस्टेंस का रेंज को तीन भागों में बांटा गया, एक लो मीडियम हाई। लो के लिए 2 मेथड है, मीडियम के लिए 6 मेथड है, और हाई रेजिस्टेंस के लिए 4 मेथड है। चारों मेथड क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो आगे क्यों चलते हैं। जब भी रेजिस्टेंस का सिलेक्शन करेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है कि जब भी आपका रेजिस्टेंस का सिलेक्शन करना है, रेजिस्टेंस का डिजाइनिंग करना है, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, मिनिमम होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा जब भी आप कोई रेजिस्टेंस का डिजाइनिंग करोगे तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो आपको बोलना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आप गुड रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हो। अब जब भी हम लोग रेजिस्टेंस का डिजाइनिंग करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग जो मटेरियल का यूज करते हैं सबसे बढ़िया जो होता है वो मैग्नीन होता है। मैग्नीन से बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका मतलब यदि आपको पहला ऑप्शन मैग्नीन रहे तो आपको मैग्नीन को टिक आउट करना है कि सबसे अच्छा मटेरियल कौन है जो रेजिस्टेंस बढ़िया बनाया जा सकता है। तो आपको क्या बोला, मैग्नीन, और एक होता है कॉन्स्टेंटेन, और एक होता है कॉपर। ये तीनों में से एक का यूज करेंगे, बट इस तीनों में से जो बढ़िया होता है वो आपका मैग्नीन होता है। तो मैग्नीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया रेजिस्टेंस वैल्यू को डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब मैग्नीन सबसे सूटेबल है, उसके बाद कॉन्स्टेंटेन है, उसके बाद आपका कॉपर है। चलो आपका जब भी आप रेजिस्टेंस का डिजाइनिंग करोगे स्टूडेंट, उसका रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी जाके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बताता है कि उस रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी कितना है। किसी
किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी डिसाइड करेगा स्टूडेंट कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, जब भी आप रेजिस्टेंस का डिजाइनिंग करोगे तो रेजिस्टिविटी को क्या मेंटेन करोगे, हाई मेंटेन करोगे। किस मटेरियल को यूज करोगे, मैग्नीन को यूज करोगे। इसमें आपका थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबेक इफेक्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, जब भी आप इसका डिजाइनिंग करोगे। इसका मतलब है इस तरह के थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबेक इफेक्ट को आपको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का स्विच का यूज करते हैं। वो आपका स्विच का नाम है रिवर्सेबल स्विच। इसका मतलब है ये आपका जो सिग्नेचर है स्टूडेंट, ये आपका जो सिंबल है, ये आपका रिवर्सेबल स्विच है। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि रिवर्सेबल स्विच का काम क्या है, तो आपको बोलना है एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सीबेक इफेक्ट। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सेबल स्विच का यूज करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो आपको बोलना है रिवर्सेबल स्विच। या तो पूछेगा कि रिवर्सेबल स्विच का क्या काम है, तो आपको बोलना है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सेबल स्विच का यूज करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा, ये पूछा गया है कि थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आपको बोलना है रिवर्सेबल स्विच का यूज करेंगे, जिससे आपका थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। बायोफाइलर वाइंडिंग, बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज हम लोग कहां करेंगे स्टूडेंट, तो आपसे पूछेगा कि बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज कहां करेंगे, तो आपको बोलना है एलिमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए, उसको घटाने के लिए हम लोग बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, तो बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज करोगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज करेंगे। और आपका कैपेसिटर इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आयटन पेरी वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो आपका 3 तरह का यूज बताए हैं। रिवर्सिबल स्विच का यूज करेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। और आपका पेरी वाइंडिंग जो होगा, आयटन पेरी वाइंडिंग जो होगा, वो कैपेसिटिव इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयटन पेरी वाइंडिंग का यूज करेंगे। इसका मतलब रिवर्सिबल स्विच का क्या काम है, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। बायोफाइलर वाइंडिंग का क्या काम है, एलिमिनेट द इंडक्टिव इफेक्ट। और आपका आयटन पेरी वाइंडिंग का क्या काम है, एलिमिनेट द कैपेसिटिव इफेक्ट। कैपेसिटिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयटन पेरी वाइंडिंग का यूज करेंगे। चलो, आपका ये हो गया, आपका रेजिस्टेंस के बारे में बता दिए। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इतना चीज आपको आना चाहिए, तब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में आपका कुछ मेथड है स्टूडेंट। आपसे पूछेगा कि आपका मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में आप मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज से आप किस रेंज का, आपका मतलब किस रेंज के इंडक्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। तो आपको बोलना है कि मीडियम ऑफ क्यू क्वाइल, मतलब जिसका क्यू ऑफ द क्वाइल मीडियम होगा, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे। इसका मतलब मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज में आपका जो यूज होगा वो मीडियम क्यू ऑफ क्वाइल के लिए यूज होगा, जिसमें क्यू का वैल्यू जो होगा 1 से लेकर 10 के बीच में होगा। इसका मतलब है मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे मीडियम ऑफ क्यू ऑफ द क्वाइल। तो मीडियम ऑफ द क्यू ऑफ द क्वाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे। इसका मतलब इसको याद रखना है कि मीडियम के लिए, मीडियम क्यू ऑफ द क्वाइल के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, तो आपको बोलना है मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे। चलो, हे ब्रिज का यूज कहां करेंगे, जिसका आपका क्यू ऑफ द क्वाइल क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हे ब्रिज का यूज करेंगे। एंडरसन ब्रिज का यूज कहां करेंगे, लो क्यू क्वाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंडरसन ब्रिज का यूज करेंगे, जिसका क्यू ऑफ द क्वाइल क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ओन ब्रिज का यूज कहां करेंगे, तो इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। और चैंपेबल ब्रिज का यूज कहां करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका मतलब आप इसको बताते हैं कि मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज मीडियम क्यू ऑफ द क्वाइल के लिए होगा। तो कैसे याद रखेंगे, एम का मतलब होता है मीडियम और एम का मतलब होता है मैक्सवेल। इसका मतलब है मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज मीडियम क्यू ऑफ द क्वाइल, या मतलब क्यू ऑफ द क्वाइल का वैल्यू 1 से 10 तक होगा, तो इसका यूज करेंगे। हे ब्रिज, हे का मतलब होता है, एच का मतलब हाई, एच का मतलब हे, मतलब हाई क्यू ऑफ द क्वाइल के लिए हे ब्रिज का यूज करेंगे। एंडरसन का यूज लो क्यू ऑफ द क्वाइल के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब क्यू ऑफ द क्वाइल यदि लेस देन 1 होगा
तो आपको यूज करना है एंडरसन ब्रिज का। यदि क्यू ऑफ द कॉइल ग्रेटर देन 10 हो तो आपका हे ब्रिज का यूज करना है। हे ब्रिज का यूज हाई क्यू ऑफ द कॉइल के लिए करेंगे। आपको एग्जाम में पूछेगा कि हाई ऑफ द क्यू ऑफ द कॉइल के लिए आप किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है हे ब्रिज, और लो के लिए आपको एंडरसन ब्रिज याद करना है। आपसे पूछेगा इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए आप कौन सा ब्रिज का मेथड का यूज करोगे, तो ओन ब्रिज। और चैंपेबल पूछेगा तो आपको बोलना म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए आप किस ब्रिज मेथड का यूज करोगे, तो आपको बोलना कैंपबेल। कैंपबेल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज को यूज करेंगे। अब चलो इसका समरी बताते हैं। क्यू ऑफ द कॉइल यदि 1 से लेकर 10 के बीच में होगा तो आपको किस ब्रिज का यूज करना है, मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज को यूज करना है। क्यू ऑफ द कॉइल यदि ग्रेटर देन 10 हो तो हे ब्रिज का यूज करना है। और आपका क्यू ऑफ द कॉइल यदि लेस देन 1 हो तो आपको एंडरसन ब्रिज का यूज करना है। और यदि आपका इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस का मेजर करना है तो आपको क्या करना, ओन ब्रिज का यूज करना है। और कैंपेबल ब्रिज के लिए हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए कैंपेबल ब्रिज का यूज करेंगे। इसका मतलब यहां तक आपको कंप्लीट बता दिए। इसका मतलब है आपको अब बताना है कि मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट, एक होता है शेयरिंग ब्रिज, एक होता है डिसोटी ब्रिज। तो दोनों में से जो ज्यादा बेहतरीन यूज होता है वो आपका शेयरिंग ब्रिज होता है। यदि आपके ऑप्शन में शेयरिंग ब्रिज हो तो आपको क्या करना है, शेयरिंग ब्रिज पर टिक आउट करना है। तो आपसे पूछेगा कि कैपेसिटर का मेजरमेंट करने के लिए आप किस मेथड का यूज करोगे, तो आपको डायरेक्ट टिक आउट करना है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैपेसिटर के साथ साथ बहुत सारा चीज को और मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका लॉस एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि लॉस एंगल को मेजर करने के लिए किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए आप किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। रिलेटिव परमिटिविटी को मेजर करने के लिए आप किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करने के लिए आपको किस ब्रिज का यूज करना है, शेयरिंग ब्रिज। कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए आपको किस ब्रिज का यूज करना है, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। और आपका एक डिसोटी ब्रिज भी होता है, वो भी आपका क्या करता है, कैपेसिटेंस वैल्यू को मेजर करता है। इसका मतलब कैपेसिटर वैल्यू को मेजर करने के लिए दो मेथड है, एक आपका शेयरिंग ब्रिज और दूसरा है डिसोटी ब्रिज। ये दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, उसको क्या करना है, टिक आउट करना है। एक होता है वैगनर अर्थ डिवाइस। अब ये पूछेगा कि वैगनर अर्थ डिवाइस का क्या काम है, तो आपको सीधे भाषा में इस पॉइंट को याद रखना है। वो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू इलिमिनेट इंटर कैपेसिटेंस बिटवीन। मतलब वो क्या करता है, इंटर कैपेसिटेंस बिटवीन आर्म और ब्रिज के बीच में क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, उसको हटाता है। इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट इंटर कैपेसिटेंस। मतलब इंटर कैपेसिटेंस को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैगनर अर्थ डिवाइस का यूज करते हैं। वो बिटवीन द आर्म ऑफ द ब्रिज और आपका एंड द बिटवीन ऑफ द आर्म एंड अर्थ। ये आर्म और अर्थ के बीच में, या तो आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस और आर्म ऑफ द ब्रिज के बीच में आपका जो आपका क्या होता है, इसको एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट द इंटर कैपेसिटेंस को एलिमिनेट करने के लिए आपसे सीधे ही बोलना है कि इंटर कैपेसिटेंस को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैगनर अर्थ डिवाइस का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ। एक होता है डिसिपेशन फैक्टर। डिसिपेशन फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। यहां पर आपको बता रहे स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्शन में आपका डिसिपेशन फैक्टर क्या होगा। चलो ये आपका आर और सी का कनेक्शन के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज समान होगा और करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पर आई करंट है तो दो भागों में बटेगा, आई आर और क्या होगा, आईसी होगा। आपको बता चुके स्टूडेंट, पैरेलल में आपका क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, करंट आपका डिफरेंस होता है। इसका मतलब जो समान होगा उसको एक्स एक्सिस में प्लॉटिंग करेंगे और जो आपका असमान होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम डिजाइनिंग करेंगे। इसका मतलब जिधर वोल्टेज होगा स्टूडेंट, उधर आपका करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा। तो आपका वोल्टेज इधर है तो करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में होगा। और आपका क्या करेगा, कैपेसिटर के केस में करंट आपका लीड करेगा 90 डिग्री। इसका मतलब कैपेसिटर के केस में आपका करंट क्या करेगा, लीड करेगा। इसका मतलब ये आपका आईसी है, ये आपका आईआर है। इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसके दोनों के बीच में जो नेट निकलेगा वो आपका एंगल जो होगा वो फाई होगा, ये आपका आई नेट होगा। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर कैलकुलेशन, ये यदि आईसी होगा तो ये आपका आईसी होगा। तो ये आपका यदि फाई है स्टूडेंट और ये आपका क्या है, डेल एंगल है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस एंगल या तो टेंजेंट एंगल बोलेंगे। लॉस एंगल या तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट एंगल बोलेंगे। अब देखो टेंजेंट एंगल को यदि हम लोग फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ये आपका 10 क्या हो जाएगा, 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 आपका फाई हो जाएगा। अब देखो ये फाई है और ये आपका क्या है, डेल टाइप का, 10 डेल इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस ट्रायंगल के लिए आपका ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका क्या होगा, बेस होगा। तो 10
10 आपका डेल 10 डेल इज इक्वल टू क्या होगा, IR बटा क्या होगा, IC होगा। IR आपका परपेंडिकुलर होगा और IC आपका क्या होगा, बेस होगा। उस कंडीशन में आपका D इज इक्वल टू 10 और आपका क्या होगा, डेल होगा। इसका मतलब IR बटा IC होगा। इसको यदि वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो IR इज इक्वल टू क्या होगा, V बटा क्या होगा, R होगा, और IC इक्वल टू क्या होगा, V बटा क्या होगा, XC होगा। ये आपको आना चाहिए। इसका मतलब IR का वैल्यू क्या होगा, V बटा R होगा, और IC का वैल्यू क्या होगा, V 1 बाई ओमेगा सी होगा। तो ओमेगा से ऊपर जाएगा तो V गुना ओमेगा सी होगा। अब देखो स्टूडेंट, V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डिसिपेशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कनेक्शन जो वैल्यू आएगा 1 बटा आर सी ओमेगा, या तो R ओमेगा सी जो भी बोलोगे करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब डिसिपेशन फैक्टर आपका अकॉर्डिंग टू पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, 1 बटा आर ओमेगा सी होगा, यदि आपका कनेक्शन कैसा हो, पैरेलल हो। इसका मतलब स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन में डिसिपेशन फैक्टर जो होगा 1 बटा ओमेगा सी आर होगा, 1 बटा ओमेगा सी आर होगा, या तो ओमेगा सी आर ओमेगा सी बोलो, बात बराबर है। इसका मतलब इस फैक्टर को याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, डिसिपेशन फैक्टर बोलेंगे। तो आपका पैरेलल कनेक्शन में डिसिपेशन फैक्टर का वैल्यू ये होगा। यदि ये कनेक्शन सीरीज होगा स्टूडेंट तो वोल्टेज आपका डिफर हो जाएगा, करंट आपका सेम हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करके जो डिसिपेशन फैक्टर आएगा अकॉर्डिंग टू सीरीज कनेक्शन RC ओमेगा होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका पैरेलल के लिए आया डिसिपेशन फैक्टर, ये आपका सीरीज के लिए आया। तो आपको याद रखना स्टूडेंट, आपको जो क्वालिटी फैक्टर बता रहे थे, तो आपका सीरीज कनेक्शन में आपका जो क्वालिटी फैक्टर आया था ये आया था 1 बटा RC ओमेगा, और पैरेलल में जो आया था स्टूडेंट, पैरेलल में आपका ये आया था। तो आपको याद रखना है कि डिसिपेशन फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे का क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये याद रखेगा। तो D इक्वल टू 1 बटा क्या होगा, Q होगा। इसका मतलब है कि डिसिपेशन फैक्टर यदि ये पैरेलल में है तो क्वालिटी फैक्टर आपका पैरेलल में जो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, और सीरीज में यदि डिसिपेशन फैक्टर ये है तो आपका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ये उल्टा होगा, तो 1 बाई RC ओमेगा होगा। इसका मतलब डिसिपेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, Q होगा। Q का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। तो आपको डिसिपेशन फैक्टर याद रखना है, यह आपका पैरेलल कनेक्शन के लिए होता है, यह आपका सीरीज कनेक्शन के लिए होता है। दोनों आपका बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछेगा पैरेलल कनेक्शन में डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है, तो आपको बोलना 1 बटा RC ओमेगा, और सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, RC ओमेगा होगा। और क्वालिटी फैक्टर और डिसिपेशन फैक्टर में कैसा रिलेशन होता है, तो D इक्वल टू 1 बाई Q। D होगा डिसिपेशन फैक्टर, Q होगा आपका क्वालिटी फैक्टर। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ RLC का कंटेंट है। इतना सारा चीज को याद रखना है। मीडियम लो वैल्यू के लिए आपको ये याद रखना है, मीडियम के लिए याद रखना, हाई रेजिस्टेंस के लिए याद रखना है। रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी ये होता है, इसको याद रखेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए किसका यूज करोगे, रिवर्सेबल स्विच का यूज करोगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, बाइपोलर वाइंडिंग का यूज करोगे। कैपेसिटर एलिमिनेट करने के लिए, कैपेसिटिव इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए आपको आरिएटन पेरी वाइंडिंग का यूज करना है। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में आपका 3 कैटेगरी है। आपका क्यू ऑफ द कॉइल जो एक मीडियम होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए, एक लो होना चाहिए। मीडियम के लिए आपका मैक्सवेल होगा, हाई के लिए हे होगा, एंडरसन के लिए लो होगा। ऑन ब्रिज का यूज इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए होगा, चैंपेबल का होगा यूज मैक्सवेल म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए होगा। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर को 2 मेथड से मेजर कर सकते हैं, एक शेयरिंग ब्रिज होगा, एक आपका डिसोटी ब्रिज होगा। शेयरिंग ब्रिज से ये सब हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। डिसोटी ब्रिज से हम लोग कैपेसिटर वैल्यू को मेजर करेंगे। वेगनर अर्थ का क्या यूज है, एलिमिनेटिंग द इंटर कैपेसिटेंस बिटवीन द आर्म ऑफ द ब्रिज एंड बिटवीन आर्म एंड अर्थ। डिसिपेशन फैक्टर जो होगा पैरेलल कनेक्शन के लिए ये होगा, ये वैल्यू को याद रखेगा। सीरीज के लिए ये होगा, डिसिपेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का इतना सारा कंटेंट था, आपको क्या करना, रेडी करना है। तो इतना यदि आप याद रख पाओगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रॉब्लम आएगा, आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।